भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय इंग्लैंड के एक पीएम हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के बारे में आपने अपने स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ा होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत और भारतीयों के प्रति हद से अधिक नफरत रखते थे। चर्चिल का मानना था कि भारतीयों में योग्यता और क्षमता दोनों की कमी है। लेकिन आज 75 साल बाद किसे पता था कि जिन भारतीयों के बारे में चर्चिल की राय इतनी खराब थी वो गलत साबित हो जाएंगे। हाल ही में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 42 वर्ष के ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। जिस मुल्क भारत पर अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक राज किया, उन्हें भारत की आज़ादी के 75 साल बाद अपनी टूटती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय मूल के एक व्यक्ति को ही अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1980 में साउथहैम्पटन में जन्म लिया। उनका परिवार भारत के पंजाब प्रांत से ताल्लुक़ रखता है। ऋषि सुनक ने पहली बार साल 2014 में ब्रिटेन के संसद में कदम रखा। दरअसल जिस समय वो संसद में पहुंचे उस समय पूर्व सांसद विलियम हेग ने रिचमंड से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऋषि सुनक ने उनकी जगह ली और कंजर्वेटिव एमपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, वहां पर जीते और अभी किंग चार्ल्स ने उन्हें औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ आप बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सिर्फ लिखना है @BIS अकेडमी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिल जाएंगे। और हाँ, यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस कहाँ है, उनमें अंतर क्या है, वहाँ पर क्या होता है, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जैसे इंडिया में पीएम हाउस है वैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हाउस 1735 से 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। आप यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक गेट देख रहे होंगे, लेकिन इस गेट के पीछे ब्रिटेन के पिछले 275 साल के इतिहास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन का पूरा हिस्ट्री यहाँ से बदल गया। 20th सेंचुरी में फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो भी हुए थे इसी गेट के पीछे बैठकर सारी चीज़ें डायरेक्ट की गई थी। ब्रिटेन के न्यूक्लियर बॉम्ब भी यहीं से ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ तक कि जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, ग्रेट रिसेशन आया, सब कुछ इसी गेट के पीछे से मैनेज किया गया था। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ब्रिटेन के जो भी पीएम हैं, अलग अलग देश से लीडर्स आते हैं, यहीं पर सारे लोग मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, सब कुछ इसी गेट के पीछे पीएम्स रेसिडेंस में होता है। अगर हम बात करें इंडियन रेसिडेंस की तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस आप देख सकते हैं। ये इमेज बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये 7 लोक कल्याण मार्ग में लोकेटेड है। पहले इसको रेस कोर्स कहा जाता था। इनका जो अभी ऑफिशियल नेम है उसे पंचवटी कहते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे, उन्हीं के टेन्योर में 7 लोक कल्याण मार्ग प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस बना। इससे पहले सारे प्राइम मिनिस्टर जो भी MPs के लिए बंगलो अलॉटेड थे वहाँ पर रहते थे। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं पूरी तरीके से PM रेसिडेंस का। यहाँ पर PM खुद रहते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी का ऑफिस है, उसके बगल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस है। इस समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के जो भी एडवाइज़र्स हैं यहाँ पर बैठते हैं। दूसरे स्टाफ के लिए स्पेस है, एलिवेटर शाफ्ट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर बैठते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मीडिया एडवाइज़र है। तो हर तरीके के जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। अब हम यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच का अंतर समझ लेते हैं। अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में कभी यूनाइटेड किंगडम, कभी ग्रेट ब्रिटेन, कभी इंग्लैंड देखते होंगे और अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे ये आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर हम सबसे पहले मैप से समझ लेते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप मैप देखिए, ये टोटल मैप में समझाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा स्केच करके समझाया गया है। ये स्केच आपको स्केच प्लांटेशन से लिया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों कंट्रीज़ को जोड़ दीजिए तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आप यहाँ पर मैप में देखिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों कंट्री को ऐड कर दीजिए, बन गया ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम क्या है? अब इन्हीं कंट्रीज़ में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ लीजिए। नॉर्थ आयरलैंड, यहाँ पर ये है नॉर्थ आयरलैंड और ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। और ब्रिटिश आइजल्स की बात करें तो ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सारे कंट्रीज़ को आप जोड़ दीजिए तो आपका बन गया ये ब्रिटिश आइजल्स, राइट। अब हम डिफरेंस देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में। यूनाइटेड किंगडम क्या है? यहाँ पर आप ब्रिटिश आइजल के सारे कंट्रीज़ को जोड़ दीजिए एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ पर हमने देखा था
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहाँ पर है, ये रहा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये हमारा सारे कंट्रीज मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन में आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीनों आइलैंड को आप ऐड कर दीजिए, वो हमारा बन गया ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड एक कंट्री है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश आइलैंड में जो लोकेटेड है, ये एक कंट्री है और ये सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ की। यूनाइटेड किंगडम जो है ये ओकेजनली यूज़ किया जाता था ग्रेट ब्रिटेन के पहले जो किंगडम थे, फॉर्मर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम कहते थे 17वीं सेंचुरी के बाद से। ब्रिटेन कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये रोमन वर्ड ब्रिटानिया से डिराइव किया गया है, यहीं से यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का नाम पड़ गया। इंग्लैंड कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये एक ओल्ड इंग्लिश नेम है इंग्लैंड, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ एंजल्स, राइट। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस हो गया, खैर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पर मैप से समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में अंतर क्या है। तो इंडिया का और ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट है वो लगभग फॉलो करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इंडियन का पार्लियामेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्रिटेन से कॉपी किया गया है, नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उससे मैच करता है। अब हम डिफरेंसेस देख लें ब्रिटेन और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश जो है एक मोनार्कल सिस्टम है। मोनार्कल सिस्टम क्या होता है, यहाँ का जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, किंग या फिर क्वीन, ये एक हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं। हेरिडेटरी मतलब कि मान लीजिए अगर कोई आज क्वीन है तो क्वीन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो अगले क्वीन या किंग बनेंगे, राइट। तो ये एक हेरिडेटरी चलता रहता है। इंडिया के जो भी रिपब्लिकन सिस्टम, इंडिया में एक रिपब्लिकन सिस्टम है, इनके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट कौन, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, तो वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आते हैं। ब्रिटिश सिस्टम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब पार्लियामेंट अपने आप में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, चाहे जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उनसे मतलब नहीं है। पार्लियामेंट ने अगर डिसाइड कर लिया तो वही माना जाएगा। वहीं इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर मिला है पार्लियामेंट में। यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है, तमाम चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं मनमानी करने से। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर ऑफ लोअर हाउस होने चाहिए। हाउस यहाँ पर लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। वहीं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, चाहे लोअर हाउस के मेंबर हो या फिर अपर हाउस के मेंबर हो, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं यहाँ पर, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, तो दोनों किसी हाउस में से मेंबर हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बन सकते हैं। ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही चूज़ किए जाते हैं या फिर अपॉइंट किए जाते हैं। इंडिया में कोई ज़रूरी नहीं है। इंडिया में कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसको भी एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड सिर्फ 6 मंथ है। उसके बाद उनको इलेक्शन कंडक्ट करके जीतना होगा, तभी वो एज अ मिनिस्टर रह सकते हैं। ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का, जो कि अपोजिशन पार्टी के थ्रू बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी रूलिंग कैबिनेट है, रूलिंग कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके काम को बैलेंस किया जा सके और फ्यूचर में जो भी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए मेंबर्स को चूज़ किया जा सके। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंडिया में जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में है, वही लगभग सारे काम करती है, राइट। अब हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूके से बोरो किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। अब हम इनको एक एक करके ब्रीफ में जान लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जनरली 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं किसी भी देश में, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल। दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है, यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन कौन, एक है प्रेसिडेंट और दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, इनको हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, मतलब एक तरीके से ये नाम के एग्जीक्यूटिव हैं। हालांकि इनके पास कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन जो मेजर काम होते हैं, जो मेन काम होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडिया में स्पेशली, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, राइट। और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यूएसए में, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको इटली, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये सारे एग्जाम्पल आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी इंडिया में है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पूरी तरीके से डिटेल। आर्टिकल 74 और 75 यहाँ पर यूनियन के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। वहीं पर आर्टिकल 163 और 164 सारे स्टेट के जो प्रोविजंस होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, इसमें मेंशन किए गए हैं, राइट। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ये तो था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ और एक्ट्स जो भी बनाएंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा लेजिस्लेटिव सिस्टम से होकर नहीं गुजरेगा चीज़ें। प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर लिया अपने कैबिनेट के थ्रू, तो वही माना जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इसका मतलब सबके लिए एक लॉ सबके लिए इक्वली बराबर है। मान लीजिए एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक लॉ समझे तो ट्रैफिक के नियम ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग होगा, गरीब के लिए अलग होगा। अगर वो कॉमन है तो सबके लिए सिमिलर होगा, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बताया गया? नो रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ शुड बी मेड, मतलब कोई अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग लॉ नहीं बनाए जा सकते हैं। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा, नो वन इज़ अबव द लॉ। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, फेयर एंड प्रॉम्प्ट ट्रायल, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन की गई, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर हम नहीं करेंगे, बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगला है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब कि लॉ कैसे बनाया जाता है। तो हमारे देश में लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर है? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर टॉपिक ऑफ लॉ सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। ये टॉपिक ऑफ लॉ किसी भी हाउस में, चाहे अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, किसी हाउस में डिसाइड हो सकता है। लोअर हाउस में हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर टॉपिक डिसाइड होता है। टॉपिक डिसाइड होने के बाद कभी कभी डायरेक्ट वोटिंग हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं लोअर हाउस या अपर हाउस के, वो एक तरीके का रिसर्च कमेटी फॉर्म करते हैं। कमेटी फॉर्म करने के बाद क्या होता है, रिसर्च होता है। उसके बाद उसे गवर्नमेंट के पास वापस भेज दिया जाता है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसे वापस भेज दिया जाता है कि इसमें कुछ चेंजेस करें। अगर कमियां नहीं हैं तो उसको आगे पास कर दिया जाता है दूसरे हाउस में। अगर लोअर हाउस में पास हुआ है बिल तो अपर हाउस में भेजा जाएगा, अपर हाउस में बिल पास हुआ है या फिर राज्यसभा में हाउस पास हुआ है, बिल पास हुआ है, तो उसे लोकसभा में भेजा जाता है। तो वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, साइन होकर वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो चेंजेस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट फिर उसे भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। उसके बाद इसका बिल बनाया जाता है, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है कि पब्लिक को अगर कोई सजेशन देना हो तो पब्लिक सजेशन देगा। उसके बाद पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में आने के बाद वही प्रोसीजर होता है, इसको अपर लोअर हाउस दोनों से वोटिंग करके पास किया जाता है। फिर इसको प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है, वहाँ साइन होता है और फाइनली एक लॉ बन जाता है। तो ये है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, राइट। अगला है सिंगल सिटीजनशिप। ये भी कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजन मतलब होता है अगर किसी भी इंडियन के पास एक सिटीजनशिप है, अगर वो इंडिया के नागरिक हैं, तो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर उनको दूसरे देश की नागरिकता या फिर सिटीजनशिप लेनी है तो उनको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, राइट। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? इंडिया हम जानते हैं बाइकैमरल हाउस है। बाइकैमरल हाउस मतलब कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहाँ पर है। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस। तो इसमें कैसे पास होते हैं लॉज, कैसे उसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर एक लेजिस्लेचर बॉडी है, एक है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटर बॉडी में क्या होता है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात बता दिया, बाइकैमरल स्ट्रक्चर होता है, राज्यसभा लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं। अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, जैसे रोड के लिए अलग मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इकोनॉमी के लिए अलग मिनिस्टर हो गए, टेक्सटाइल के लिए अलग मिनिस्टर हो गए। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट के टाइप होते हैं, और सारे एग्जीक्यूशन जो भी लॉ पास किए जाते हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, राइट। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है इनको, और जो पीएम होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम है, पार्लियामेंट का सिस्टम है, कैसे ये काम करती हैं देश में। अगला है रिट। रिट क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 और 226 के अंडर में स्पेशल पावर दिए हैं ताकि वो रिट्स इशू कर सकें। रिट इशू, और इसे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है ताकि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको इन्फोर्स किया जा सके। मतलब अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव्ड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन आर्टिकल के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस रिट्स अलाउ कर सकते हैं ताकि उनके अंतर्गत लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो भी वायलेट हो रहे हैं वो फुलफिल हो सकें। आर्टिकल 32 और 226 इसके अंतर्गत 5 तरीके के रिट्स आते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, क्यो वारंटो। अब इनके बारे में फिर से मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा। इफ़ यू वांट मी टू मेक सेपरेट वीडियो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं इंडिया और यूके टाइज के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशन जो होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलकर जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पे काम कर सकते हैं और 2030 के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा सा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर ऋषि सुनक का अलग ही विजन है। ये सिर्फ इतना नहीं चाहते हैं कि यूके छोटी छोटी चीज़ें इंडिया में बेचे या फिर ब्रिटेन इंडिया से कुछ चीज़ें लें, ये चाहते हैं कि ब्रिटेन इंडिया से कुछ सीखे भी।
और एक बहुत ही अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की प्रोविज़न पॉसिबल हो सकती है, ताकि बहुत ही अच्छा इकॉनमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आ सके। ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो उसको इंक्रीज़ करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना और इंटरनेशनल कंपटीशन को मेंटेन करना। अब हम बात करें इंडिया और यूके के पार्टनरशिप के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप कितनी अहमियत रखती है। तो जैसा कि हम जानते हैं यूके एक रीजनल पावर है इंडो पैसिफिक एरिया में, और इनके पास नेवल फैसिलिटीज़ भी हैं ओमान, सिंगापुर, बहरान, केनिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से, डिफेंस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, हर तरीके से ये बेनिफिट होता है। यूके ने $70 मिलियन कंफर्म किया है एज अ ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ताकि इसको इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सके। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि हम जानते हैं हर देश एनवायरनमेंट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, इसी की वजह से फॉसिल फ्यूल से लेकर, या फिर आप कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर इस फंड से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, और इंडिया को एक ईजी मार्केट मिल सकता है इंडिया के फिशरीज़ के लिए, फार्मास के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है उसमें अगर कम टैक्सेस लगेंगे तो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब यूके के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड किंगडम नोज वेरी वेल दैट इंडिया इज़ अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूके इन इंडो पैसिफिक एरियाज़। चाहे वो मार्केट शेयर की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, हर तरीके से इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। वहीं अगर ब्रिटेन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो ये यूके और इंडिया दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यूके के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। ब्रिटेन को इंडिया के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद इंडो पैसिफिक जोन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये रिलेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड किंगडम। अगर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर इकोनॉमिक इंटरनेशनल लेवल पे हर तरीके से ग्रोथ पॉसिबल है दोनों के लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आपको टॉपिक्स फिर से अच्छे से समझा दिया जाएगा। So this was all about today's video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. See you next video with new topic. Till then, goodbye.